बच्चों आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो अपने 3-4 पार्ट्स हैं, जैसे बात करते हैं हम रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, रेट मेजर, अप्रॉक्सीमेशन, एरर्स, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज का जो सेगमेंट है हमारा बेटा, आज वो है रोल्स थ्योरम का। तो शुरुआत करते हैं रोल्स थ्योरम की। सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट पे जाते हैं बेटा। तो आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट, यानी हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स है वो डिफाइंड है किस इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी के बीच में, और वो इस तरह से सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। तीन चीज़ें हैं बेटा। कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ रहे बेटा, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा बेटा तो इसका मतलब उसके ग्राफ में कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्राफ उसका लगातार बनना चाहिए। सेकेंड चीज़ है बेटा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। डिफरेंशियलिटी की बात हम ओपन इंटरवल में कर रहे हैं बेटा। तो कोई भी फंक्शन अगर ए से बी इसके बीच में डिफरेंशिएबल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस इंटरवल में इस फंक्शन के कर्व में कहीं पर भी कोई शार्प एज नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो होना ही मस्ट है बेटा, लेकिन इसका फंक्शन जो भी कहीं से कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए। अच्छा, शार्प एज होता है तो क्या होता है बेटा, वहाँ पर आपके एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करने लगते हैं। जबकि डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस क्या है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इसका मतलब उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन ये है एफ ए इक्वल टू एफ बी, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीन चीज़ें हैं जो कि रोल्स थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़ कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब बेटा रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हों देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a टू b फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0 होल्ड्स गुड। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ओपन इंटरवल a टू b में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर f डैश c की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, एफ डैश सी 0 होने का मतलब, इसका जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है इसको थोड़ा सा हम कुछ देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए बेटा, पहली चीज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यानी उसका ग्राफ लगातार बन रहा है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी उसके उस कर्व में कहीं पर भी कोई शार्प एज नहीं है, और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों सेम है। ये देखिए ग्राफ, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास एक लाइन हमने रफली खींच ली बेटा, ये लाइन x इक्वल टू ए के लिए, ये लाइन x इक्वल टू बी के लिए। अच्छा बेटा, फंक्शन डिफाइन है कहाँ से कहाँ, a से b के बीच में। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये लिया रफली हमने, ये पॉइंट है ए एफ है, ये पॉइंट ले लिया बी एफ बी। चूँकि बेटा देखिए ये जो डिस्टेंस, ये लाइन कौन सी हमने खींची है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी यहाँ पर कहीं पर भी आप लेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, दैट मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ बी। अच्छा, कंडीशंस देखिए बेटा क्या बता रहा है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इस इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है वो स्मूथ बन रहा है। स्मूथ यानी कि कोई भी शार्प एज नहीं है। अब थर्ड कंडीशन देखिए बेटा, एफ ए इक्वल टू एफ बी,
यानी अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कर्व स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, और वो पहुँचेगा कहाँ पे? पॉइंट बी पे। अच्छा, इनका जो वेरिएशन होगा, चूँकि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है, देखिए x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी के बीच में, तो बेटा मूवमेंट कहाँ हो सकता है? मूवमेंट ये लाइन आप इनफाइनाइट तक ऊपर खींच दीजिए, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक, तो मूवमेंट जो भी होगा बेटा वो इसी के बीच में होगा। कितना भी मूव करिए, इनफाइनाइट तक चला जाए, वापस लौटे उसको यहीं पर आना है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। क्लियर? तो चलो ग्राफ बना के देखते हैं बेटा। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बना दिया हमने, एफ ए एफ बी, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, कर्व कॉन्टिन्यूअस भी है, कर्व स्मूथ है। अच्छा बेटा, एक लॉजिक सोचिए, एफ डैश सी इक्वल टू 0। बेसिकली अगर हम बात करते हैं एफ डैश एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? फर्स्ट थिंग, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में हमें चेंज पता चलता है बेटा। इसके बाद देखिए और क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है बेटा टेंजेंट के बारे में, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट से हमें क्या पता चलता है? उसके स्लोप के बारे में। स्लोप किससे डिफाइन होता है बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा से पता चलता है हमें किसके बारे में? थीटा के बारे में। और थीटा कैसे नापा जाता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है कोई भी लाइन, यानी टेंजेंट, उसका पता चलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। अब देखिए, एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। एफ डैश सी का मतलब क्या बेटा? डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, यानी हमें एक्स इक्वल टू सी पर क्या क्या पता चला? इसके टेंजेंट के बारे में, इसके स्लोप के बारे में, क्लियर, इसके एंगल के बारे में बेटा। अच्छा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया? कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका स्लोप 0 है। अगर इसका स्लोप 0 है मतलब टेन थीटा 0 है, यानी कि थीटा 0 है। और थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया? जो लाइन है या जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है बेटा। और 0 एंगल बनाने का मतलब क्या हो गया? दैट मीन दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल हुआ? एक्स एक्सिस के। तो हम रोल्स थ्योरम को फिर से एक बार आपको बताते हैं। कंडीशन सुनिएगा, कोई फंक्शन है वो ए से बी के बीच में डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी में एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 100% करेगा। आप लॉजिक सोचिए बेटा, कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एफ ए से, ये कहीं भी मूव कर सकता है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक मूव कर सकता है, लेकिन इसकी नियति कहाँ है? लौटना कहाँ? इसे लौटना इसको एफ बी पे है बेटा, यानी बी पॉइंट पे, क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर है। और इसकी वापस कर्व के रिटर्न करने की, लौटने की भी कंडीशन है, लगातार लौटोगे, कहीं पे ये ब्रेक नहीं लेगा बेटा, और जैसे भी लौटेगा वो स्मूथली लौटेगा। मान लीजिए इनफाइनाइट तक मूव कर गया, लेकिन इसको वापस आना है इसी पॉइंट पे, और जिस पॉइंट से वापस आना है वहाँ पर स्मूथनेस को भी मेंटेन रखना है। और अगर स्मूथनेस मेंटेन है तो जैसे ही लौटेगा उस पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे, तो टेंजेंट क्या मिला बेटा? ये देखिए, ये टेंजेंट बना, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0। मेरी बात क्लियर है बेटा? कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, दिमाग में बैठा लीजिए, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा।
आप कह सकते हैं बेटा कि मोर देन 1 पॉइंट भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसकी लॉजिक की बात करें, कम से कम वर्ड हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं कि रोल्स थ्योरम की जो बात आती है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो एग्जिस्ट करना ही करना है, और एक से ज़्यादा पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बेटा। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लेके चलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट, ए एफ ए, ये पॉइंट आपने ले लिया रफली, दैट इज बी, बी एफ बी। अब इसका मूवमेंट आप कई पॉइंट पे करा सकते हैं बेटा। ये देखिए टेंजेंट कितने सारे मिल गए, बहुत सारे मिले बेटा। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर आप टेंजेंट्स आप मिल सकते हैं जहाँ पर टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर आप पॉइंट्स मिल सकते हैं जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर? लेकिन ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो आप यूँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम there exists at least 1 point in open interval a to b at which tangent is parallel to x axis। कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा जहां पर टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ सकती है बेटा कि रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो तो ही पॉइंट मिलेगा, तो ही टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा बेटा। अब आप देखिए हम तीनों कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ देखिए, हमने मान लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है और इनिशियल वैल्यू हमने सेम मान ली बेटा। दैट मीन्स हमने अगर यहाँ पे पॉइंट लिया, ये पॉइंट ए दैट इज ए एफ ए, ये पॉइंट बी दैट इज बी एफ बी। बच्चों हमने इस केस में मान रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, तो देखिए ग्राफ चला बेटा ऐसे, यहाँ से हमने वापस इसको यहाँ पहुँचा दिया। जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था, जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल सकता है, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन ने ब्रेक ले लिया तो हमें नहीं मिला। क्लियर? क्योंकि हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, हम सर्टेनिटी की बात करते हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं बेटा तो हमें टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा ही मिलेगा। हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराई तो हमें एक ऐसा केस मिल गया जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी यहाँ पर क्या कहानी है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके बेटा, हम सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस देखिए, मान लीजिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी उसके ग्राफ में कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं हो रहा है और ये पॉइंट हमने ले लिया ए और बी। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने दोनों को बेटा सेम ले लिया है। अब सेम है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, बस डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम इग्नोर कर दे रहे हैं। तो देखिए ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ऐसे गया, ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल सकता था, वहाँ पर हमने शार्प एज ले लिया। फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं मिला। दैट मीन्स ये कौन सी कंडीशन, ये नॉन डिफरेंशिएबल। ओके बेटा, हम एक केस और लेते हैं, थर्ड केस की बात कर लेते हैं। आप स्टेटमेंट क्लियर रहेगा तो रोल्स थ्योरम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम क्वेश्चंस में लगाते हैं। अभी क्वेश्चंस भी करा के आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए सही बना है, हाँ जी। बस हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस ले लिया है, डिफरेंशिएबल ले लिया है और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों अलग अलग कर लिए है।
ओके बेटा, ये है हमारा ए एफ ए और ये पॉइंट है बी एफ बी। अच्छा, अब हम एक ऐसा केस लेके चल रहे हैं जहाँ पर हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिल रहा है। मान लीजिए सीधा सा ले लिया हमने, यहाँ से हमने मिलाया इसको, इस पे हमें ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं मिल रहा है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यानी इस केस में क्या है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तो बेटा आपने देखा रोल्स थ्योरम के वेरिफिकेशन के लिए तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो लिख लीजिएगा, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्लियर? मैं आपको देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ चीज़ों को। रोल्स थ्योरम के हिसाब से अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में डिफाइंड है इस तरह से कि ये वो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, एफ ए और एफ बी दोनों आपस में इक्वल है, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बेटा टेंजेंट एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे पैरेलल मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात आई थी बेटा कि तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हमारे सामने एक ऐसा केस मौजूद है जहाँ पर हमें कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं मिल रहा है। बेटा इस वाले में देखिए डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों वैल्यूज अलग अलग है तो भी नहीं मिल रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और भी आती होगी, कुछ बच्चों आपने अलग भी ग्राफ बना के देखा होगा तुरंत अभी साथ साथ में, कि उसमें आपको टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रहे होंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं किसी रूल की, किसी थ्योरम की, तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। बेटा अगर हमारे पास एक भी ऐसा केस मिल गया जो कि इस कंडीशंस को वायलेट कर रहा है तो वो कोई परमानेंट स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ना ही कोई थ्योरम बनेगी। बेटा अब देखिए हम अब आपको साबित करके दिखाते हैं कि अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ तब भी हमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल सकते हैं, और एक नहीं कई पॉइंट्स पे मिल सकते हैं। क्लियर? अभी देखिए एक ही एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमेशा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। बेटा क्लियर? जैसे कि बेटा ये देखिए, ये पॉइंट हमने ले लिया ए एफ ए, रफली ये पॉइंट ले लिया हमने बी एफ बी। बच्चों जो वेरिएशन हो रहा है वो इसी के बीच में हो रहा है। हमने एक रफ वेरिएशन की बात कर ली। क्लियर? अच्छा, हम यहाँ से कर्व को यहाँ मूव करा रहे हैं, ये देखिएगा। अब देखिए हमने सारे केसेस इंक्लूड कर लिए। इस केस में देखिए बेटा हमने क्या क्या किया है। पहली चीज़ तो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। थर्ड कंडीशन बेटा हमने रोल्स थ्योरम की तीनों ही कंडीशन को वायलेट करा दिया, यानी कि हमने ऐसे केस ले लिए जहाँ पर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ना ही डिफरेंशिएबल है, ना ही इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यूज दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन बेटा फिर भी आप देख रहे हैं टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रहे हैं कि नहीं। ये यानी आपको दिमाग में एक चीज़ ये रखना है कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो भी हमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा मिलेंगे ये नहीं होगा। बेटा रोल्स थ्योरम क्या बताती है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो पक्का मिलेगा। ये तो एक केस है जहाँ पे हमें मिल गए, लेकिन हमेशा मिलेगा ये कतई ज़रूरी नहीं है। तो आपको रोल्स थ्योरम क्लियर हो गई, स्टेटमेंट और इसका जो कॉन्सेप्ट है
कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? इसको देख लें एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ओके बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिस्पांस हम आपको ज़रूर देंगे। अब थोड़े से इस पर क्वेश्चंस करते हैं। रोल्स थ्योरम का यूज हम रूट्स निकालने में भी करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे आज तो हम रोल्स थ्योरम पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन ये है, ओके, वेरीफाई रोल्स थ्योरम for fx Rolle's theorem for fx equal to sin x plus cos x in 0 to 2 पाई। कुछ चीज़ें आप लैंग्वेज दिमाग में सेट कर लीजिए। यही कन्फर्मेशन है, आपको लिखना भी है अगर आप तो यही लिख सकते हैं, एकदम सही है। वैसे देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें तो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और साइन एक्स कॉस एक्स की बात करें तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं बेटा। यानी अगर हम इस इंटरवल की बात करें 0 से 2 पाई के बीच, तो पहली चीज़ ये एकदम ऑब्वियस है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। सेकेंड चीज़ बेटा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। अब हमें थर्ड चीज़ चेक करनी है बेटा, f0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, दैट मीन्स साइन 0 प्लस कॉस 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एंड f2 पाई की बात करेंगे तो बेटा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, ये भी 1। यानी बेटा आपके पास f0 और f2 पाई इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स बेटा जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल A to B, जिसके लिए एफ डैश C की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो बेटा अच्छा, एफ एक्स क्या है आपके पास, साइन x प्लस कॉस x, तो एफ डैश x क्या आ जाएगा बेटा, कॉस x माइनस साइन x। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम कोई एक ऐसा पॉइंट C होगा ही होगा 0 से 2 पाई, जिसके लिए एफ डैश C इक्वल टू 0। दिस मीन्स कॉस C माइनस साइन C इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, tan C इक्वल टू 0। tan C की वैल्यू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, tan C इक्वल टू 1। अब tan C की वैल्यू 1 आ गई। अब tan की वैल्यू 1 कब आएगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और थर्ड में आएगी। तो एक वैल्यू कौन सी आएगी, एक वैल्यू आएगी π/4 और एक आएगी पाई प्लस π/4। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, π/4 एंड 5π/4। अब हम चेक करते हैं बेटा क्या ये दोनों वैल्यू गिवन इंटरवल में लाई कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। 0 से 2 पाई के बीच में π/4 भी है और 5π/4 है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पर टेंजेंट
पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जा रहा बेटा। पैटर्न देखिए क्या है कि आपको देखना है, सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है कि फंक्शन वो कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। उसके बाद इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू वो देखनी है। फिर बेटा आपको पॉइंट निकाल के देखना है क्या वो पॉइंट उस इंटरवल में है कि नहीं। ये जस्ट आप कह सकते हैं ये बोर्ड के हिसाब से है, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली। आपको लैंग्वेज भी लिखना रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल, एल्जेब्रिक फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये लैंग्वेज होती है बेटा, आप इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम 2x³ + x², वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) = 2x³ + x² - 4x - 2 -4x - 2 इन -√2 से लेके √2 के बीच। इस इंटरवल में चेक करना है -√2 से लेके √2 के बीच में। ओके बेटा, सबसे पहले जो मैंने अभी बताया था बेटा, इंटरवल आपके पास क्या है, -√2 से √2। तो पहली कंडीशन क्या है, ये एक पॉलिनोमियल f(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। यानी ये कंडीशन दोनों तो आपके लिए अपने आप सेटिस्फाइड है। पहली चीज f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन -√2 to √2। सेकेंड चीज है बेटा f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन में -√2 से लेके बेटा √2। थर्ड कंडीशन बेटा f -√2 ये चेक करना हमें, और f √2 चेक करना है। चेक कर लेते हैं। f -√2 क्या आ जाएगा बेटा, 2 -√2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर -4√2 -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये आ जाएगा आपके पास 2√2, दैट मीन्स ये 4√2 माइनस साइन के साथ +2 -4√2 -2। ये बेटा 0 निकल के आ गया। चलिए हम आपको सेकंड वैल्यू भी चेक करके दिखाते हैं। f√2 दैट मीन्स 2√2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -√2, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में। क्लियर। तो यहाँ पे f√2 2√2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर -4√2 -2। यहाँ पे कैलकुलेशन में माइनस नहीं लगाया था मैंने, फिर से देख लीजिए। -√2 का क्यूब, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, -√2 का स्क्वायर, फिर माइनस से प्लस 4√2। ये कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद ये वैल्यू 0 आ गई आपके पास। इसको देखेंगे बेटा तो ये भी आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि 4√2 + 2 -4√2 -2, ये भी 0 आ गई। यानी तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो गई बेटा, तीनों की तीनों कंडीशन कॉन्टिन्यूअस क्लोज में, डिफरेंशिएबल ओपन में, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दोनों वैल्यू सेम, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से f' = 0 होना चाहिए। चेक करके देखते हैं बेटा। f' यानी पहले हम f' निकाल लें, दैट मीन्स ये आ जाएगा 6x² + 2x - 4।
बेटा एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 6c² प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3c² प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0, से 3c² प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 3c कॉमन ले लीजिए, c प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, c प्लस 1 इक्वल टू 0, वैल्यू हमारे पास c प्लस 1 3c माइनस 2, c की वैल्यू -1 आ गई एंड 2/3। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही हैं कि नहीं बेटा। पहली वैल्यू c इक्वल टू -1 ये कर रही है, 2/3 ये भी कर रही है, यानी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन थी वो तीनों फुलफिल होने के बाद हमें ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या यूँ कह लें जिस पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। क्लियर? वेरीफाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं, हल्का सा चेंज है, फिर इसके बाद हम और क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन, और एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच। अब यहाँ पर देखिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये कैसा पॉलिनोमियल, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब ये तो कॉन्टिन्यूअस है बेटा ए टू बी में। सेकेंड चीज़ बेटा डिफरेंशिएबल भी है, किसमें, ओपन इंटरवल ए टू बी। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं बेटा, एफ ए ये भी 0 आ जाएगा और एफ बी ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन की इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यू सेम है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या कहानी बनेगी, कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या यूँ कह ले जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए बेटा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, दैट इज एम एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर एम एन एक्स माइनस बी टू द पावर, सॉरी यहाँ पे तो एन आएगा, यहाँ पर एन माइनस 1, दोनों में से कॉमन चला जाएगा बेटा, एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस 1 एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस 1। बेटा यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एम एक्स माइनस बी प्लस एन एक्स माइनस ए। तो बच्चों एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा, एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस 1 एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस 1, यह आ जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स। तो ये हमारे पास आया बेटा क्या, एक्स एम प्लस एन प्लस में से माइनस कॉमन ले लीजिए, एम बी प्लस एन ए
अब देखिए बेटा, अगर आप बात करें कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 एंड सी माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे सी m प्लस n माइनस एम बी प्लस एन है। बेटा देखिए c कहाँ पे है, c a से b के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब c माइनस ए और c माइनस बी ये 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 0 क्या होगा बेटा, ये वाला, दैट मीन्स सी एम प्लस एन माइनस एम बी प्लस एन ए इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब आपके सामने एक छोटी सी समस्या ये आ सकती है कि आप इसको जस्टिफाई करें, ये पॉइंट जो c है वो a और b के बीच में भी है, तो चेक कर लेते हैं बेटा। आप लॉजिकली देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। आप दो पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0, दूसरे का b, 0। अच्छा, यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट है c, 0 है, तो बेसिकली जो c का कोऑर्डिनेट अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, mb प्लस एन ए डिवाइडेड बाई m प्लस एन। तो बेसिकली आप कह सकते हैं c, 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट का ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट a, 0, b, 0 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स बेटा ये पक्का है कि c a और b के बीच में ही होगा बेटा। तो इसके बेस पे आप कह सकते हैं कि c इसके बीच में ही है, c बिलोंग कर रहा है a से b के बीच में फॉर दिस वैल्यू। इसका मतलब बच्चों रोज थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर? ओके बेटा, इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ओके, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक हमें इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द कंडीशन that this equation would have at least one real root in 0 to 1। तो बेसिकली हमें वो कंडीशन फाइंड करना है जिसके लिए ये इक्वेशन 0 से 1 के बीच में कम से कम एक रूट रखे बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने की लॉजिक होती है, यहाँ पे रूट्स की बात हो रही है। आप देखें बेटा, जैसे कि 0 से 1 की बात, तो सबसे पहले लॉजिक देखिए, हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। फंक्शन बेटा हमने मान लिया f(x), और वो फंक्शन क्या होगा बेटा, हम इसके इंटीग्रेशन को एज्यूम करते हैं। दैट मीन्स ये क्या बेटा, ax³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस t। अभी हम इसकी लॉजिक आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन एज्यूम किया। जरूरी नहीं है कि हम हर केस में इंटीग्रेशन को ही एज्यूम करें,
ये क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में ये किया, अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम अलग तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं। ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब और एक इंटरवल जो हमें गिवन है 0 to 1, तो हम इंटरवल कंसीडर कर ले रहे हैं क्लोज में 0 to 1। तो पहली चीज़ बेटा ये दिमाग में रखिए कि जो f(x) है वो क्या है? वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा बेटा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट चीज f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। सेकेंड चीज बेटा f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। अच्छा बच्चों, अगर हम ऐसा कर लें कुछ, इसमें एक कंडीशन मान लेते हैं कि f0 इक्वल टू f1 से हमने माना है। अभी बेटा ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, हम इसको मान ले रहे हैं। अच्छा, इसको मान लेते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? रोज थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। रोज थ्योरम की पहली चीज़ कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज में, डिफरेंशिएबल हो बेटा ओपन में, और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों हमने सेम मान ली। देन अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम, तो इसके बिहाफ पे बेटा आप क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट belonging to open interval 0 to 1 for which f dash c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम c क्या है इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, एक पॉइंट अल्फ़ा ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में, जहाँ पर f डैश अल्फ़ा इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, f(x) हमारे पास ये है, तो अगर हम f डैश x की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा? ax² प्लस bx प्लस c। नाउ बेटा f डैश अल्फ़ा इक्वल टू 0, f डैश अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ जाएगा? a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अब ये 0 निकल के आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ x इक्वल टू अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं कि नहीं बेटा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं? तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट अल्फ़ा 0 से 1 में ज़रूर होगा जिसके लिए f डैश अल्फ़ा 0 हो और f डैश x बेटा ax² प्लस bx प्लस c आ रहा है। दैट मीन्स a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा बच्चों, ये जो अल्फ़ा है वो 0 से 1 के बीच में आ गया, लेकिन कैसे आ गया? रोज थ्योरम तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। अब रोज थ्योरम की तो हमारे पास बेसिकली दो ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। लेकिन बेटा जो ये कंडीशन थी इसको हमने माना था। अब आप समझे कि ये मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? जब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही थी। क्लियर? यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में क्या लिखा था? फाइंड द कंडीशन for which this equation would have at least one real root between या in 0 to 1। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है बेटा, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है बेटा? f0 इक्वल टू f1। f0 इक्वल टू f1, तो f0 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? d इक्वल टू बेटा a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d और d कैंसिल, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों ही चीज़ें अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगी और रोज थ्योरम के हिसाब से कम एक ऐसा रियल रूट एग्जिस्ट जरूर करेगा। कहाँ से कहाँ? 0 से 1 के बीच में। एक बार गौर से देख लें इसको।
क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ़ ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट, ठीक है बेटा, सच दैट 0 to 1 इंटीग्रेशन में 1 प्लस साइन टू द पावर 10x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इक्वल टू 0 to 2 1 प्लस साइन टू द पावर 10x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इक्वल टू 0 0 to 2 0 to 1। ओके बेटा, तो देन आपको ये चेक करना है, देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। पहला ऑप्शन है 1 रूट इन 0 to 1 एंड अदर 0 to 2 एंड अदर इन 1 to 2। सेकेंड ऑप्शन है बेटा बोथ रूट्स between 0 and 1। थर्ड ऑप्शन है बेटा बोथ रूट्स बिटवीन 1 and 2, या इन ओपन में 0 to 1 1 to 2, एंड डी ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, मतलब सामान्य रूप से आप कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िए एक बार, फिर समझिए, बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए बेटा, आपको गिवन क्या है, ABC नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, इस तरह से हैं कि 0 to 1 1 प्लस साइन टू द पावर 10x ax स्क्वायर bx प्लस c dx, ये 0 गिवन है। 0 to 2 सेम चीज़ है, ये भी 0 के इक्वल है। अब आपको इसके रूट्स के बारे में बात करनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कभी आप रूट्स के क्वेश्चन देखिए तो एक बार ये जरूर सोचिएगा क्या यहाँ पर रोल्स थ्योरम तो नहीं लग रही है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बेटा मैंने क्या किया था, एक फंक्शन को एज्यूम किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके इंटीग्रेशन को एज्यूम किया था। हमने बोला था बेटा आपसे कि क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है कि हम क्या एजम्पशन लेते हैं। हमारे पास इतना डाटा गिवन है क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन की पावर 10x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं फाई t, और फाई t फंक्शन क्या है, हमने लिया 0 to t 1 प्लस साइन टू द पावर, यहाँ पे x कर लीजिए बेटा, 1 प्लस साइन टू द पावर 10 t at स्क्वायर प्लस bt प्लस c dx, ये फंक्शन हमने एज्यूम किया।
अब बेटा बेसिकली जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, उसके बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो हमने एक फंक्शन को एज्यूम कर लिया, जो इतनी जानकारी थी हमारे पास में 1 प्लस साइन टू द पावर 10x ax स्क्वायर bx प्लस सी dx, और इस फंक्शन को हमने एज्यूम किया ये बेसिकली यहाँ पे आप x कर लीजिए, और ये t का फंक्शन है, यहाँ पर भी t आपके पास। अब पहली चीज़ जो हमारे एक चीज़ को आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं, पहली चीज़ 1 प्लस साइन टू द पावर 10t लिखा है। साइन का फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये क्या लिखा है, ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, और इसको जो इंटीग्रेट करेंगे वो भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। यानी अगर बेटा हमने एक फंक्शन एज्यूम किया, एक इंटरवल एज्यूम कर लेते हैं 0 से 1, तो पहली चीज़ देखिएगा बेटा जो फाई एक्स है, फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 1। सेकेंड चीज़ बेटा फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन में 0 to 1। थर्ड चीज़ बेटा फाई जीरो की बात करेंगे बेटा तो 0 to 0 सेम लिमिट पे इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी बेटा। एंड फाई 1 की बात करेंगे तो 0 to 1 आ गई बेटा यहाँ पे, तो 0 to 1 ये चीज़ का जो इंटीग्रेशन वो पहले से 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। यानी ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस बेटा सेटिस्फाइड हो जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जा रही हैं, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट इन open interval 0 to 1 for which f dash c equal to 0। अब देखिए बेटा अगर ये हमारे पास फाई x है, अगर हम फाई डैश x की बात करेंगे, फाई डैश x तो कांस्टेंट से x लिखा है, तो बेसिकली इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेम टू सेम फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस साइन टू द पावर 10x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये चीज़ आ जाएगी निकल के। अगर यहाँ पे लिमिट चेंज होती तो इसके लिए हम न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला लगाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसकी डिटेल्स आपको अलग सेगमेंट में मिल जाएगी। लिमिट के सेगमेंट में न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला पूरा डिस्कस किया गया है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। खैर अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अगर कांस्टेंट से x लिखा हुआ है तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जहाँ पर t लिखा है वहाँ पर आप डायरेक्टली x कर दीजिए, आपका यही आंसर। यानी कि हमारे पास फाई डैश एक्स ये आ गया। तो बच्चों एक पॉइंट हम मान लेते हैं, सी इसमें लिखा है तो हम मानते हैं एक पॉइंट अल्फ़ा है, अल्फ़ा बिलोंगिंग टू 0 to 1 फॉर विच, जिसके लिए एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी। अब बच्चों एफ डैश अल्फ़ा 0 आने का मतलब क्या आ गया, एफ का मतलब यहाँ पे माफ़ कीजिएगा फाई लिखना चाहिए हमें, क्योंकि फंक्शन हमने फाई माना है। तो फाई डैश अल्फ़ा 0 होने का मतलब 1 प्लस साइन टू द पावर 10 अल्फ़ा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों एक बात गौर से देखिएगा, 1 प्लस साइन टू द पावर 10x ये तो कभी 0 हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि साइन पावर 10 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच आएगी, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता बेटा। दैट मीन 0 क्या आएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे बेटा, ए एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक कहानी पता चल गई बेटा। और अल्फ़ा बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहा है बेटा, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से लेके 1 के बीच में। अल्फ़ा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में। दैट मीन्स इसका एक रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो हमने लिखा था क्वेश्चन था,
0 से 1 के बीच आएगा। अब देखें बेटा, हम एक सेकेंड इंटरवल ले लेते हैं 1 to 2। ये तो आप तुरंत कर लेंगे। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूस होगा 1 to 2 में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन में 1 to 2। फर्स्ट सेकेंड ये दोनों सेम टू सेम। थर्ड बेटा 5 1 ये भी 0 एंड 5 2 ये भी 0। तो रोल्स थ्योरम की पूरी वही कहानी लग जाएगी। तो अब की बच्चों सेम टू सेम प्रोसेस पे आप आगे बढ़ेंगे। तो अब की आपके पास क्या आ रहा है, एक रूट आएगा बीटा बिलोंग्स टू 1 to 2, जिसके लिए a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो लॉजिक क्लियर होगी बेटा, गौर से देखिए इसको। मैं दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप समझ लें। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू एफ डैश अल्फ़ा या एफ डैश बीटा जो भी आप कहना चाहें उस इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू 0 आएगी। हमें फंक्शन को एज्यूम करना होता है, वो क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से बेटा हम एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से एज्यूम करते हैं। क्लियर बेटा? तो शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से लॉजिक देखिए, ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमने एक फंक्शन ले लिया। ये फंक्शन हमारा फाई एक्स माना। हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मैंने आपको बताया बेटा, अगर कांस्टेंट से x की लिमिट लगी है तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। बस जहाँ पे t लिखा है वहाँ पर x पुट कर दें। तो ये आपको चीज़ें देख लिया आपने, समझ में आई होंगी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा ये चैनल का कुनबा, ये परिवार बढ़ता रहे। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें और आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, बाय 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 बाय।